रविवार का दिन था और सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन आज दोनों भाई अनुज और प्रदीप घर ही थे। दोनों की पत्नियां मानसी और विधि रसोई में बर्तन को पटकते हुए काम कर रही थी, जबकि बच्चे मुंह फुलाकर अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे। आज सबका बाहर घूमने का प्रोग्राम था। सब लोग रिजॉर्ट जाने वाले थे। दिन भर वहां मस्ती करने का प्रोग्राम था, लेकिन जब से यह सुना है कि प्रदीप और अनुज की छोटी बहन वंशिका घर आ रही है, बस तब से सबके मुंह फूल गए। दोनों भाई आपस में बातें ही कर रहे थे कि उनकी बातें सुनकर विधि रसोई में अपनी जेठानी मानसी के पास गई और उससे बोली, पूरा मूड ऑफ हो गया भाभी। अच्छा खासा प्रोग्राम बना था घूमने का, लेकिन वंशिका को भी आज ही आना था। इससे हमारी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मानसी बोली, और नहीं तो क्या, उसे भी जरूर कहीं ना कहीं से खबर मिल गई होगी ना कि हमने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी है। जरूर अपना हिस्सा लेने आ रही होगी, राम ही जाने। मैंने तो भैया को इनसे कहते सुना कि वंशिका आ रही है तो घर पर ही रहना, कोई जरूरी काम है उसे। पर उसकी बात सुनकर लग रहा है कि वो शायद इसीलिए आ रही है, और नहीं तो क्या। आजकल तो घोर कलयुग है। पहले तो फिर भी बहन प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ देती थी, लेकिन आजकल जैसे ही पिता की मृत्यु होती है मुंह फाड़ने लग जाती है। देख लेना, इसीलिए ही आ रही होगी। पिछली बार तो बोल नहीं पाई होगी। आखिर बाबूजी खत्म ही हुए थे और रिश्तेदार सब यही थे, लेकिन अब तो अपना हिस्सा लेगी, मानसी ने कहा। पर एक बात समझ नहीं आई दीदी, भला उसे कैसे पता चला कि हमने प्रॉपर्टी बेच दी? हमने तो ये काम बहुत ही चोरी छुपे किया था, विधि ने कहा। लोगों से दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जरूर किसी ने आग लगाई होगी। अब काम भी इतनी चोरी छुपे गैर कानूनी तरीके से किया है, पता नहीं क्या होने वाला है। इसीलिए देवर जी और ये दोनों परेशान हैं। देखते हैं अब क्या होता है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी खड़ी पंचायत कर ही रही थी। इधर दोनों भाई भी थोड़ा परेशान थे कि आखिर कैसे अपनी बहन वंशिका को संभालेंगे। अभी कुछ महीने पहले ही प्रदीप और अनुज के पिता की मृत्यु हुई थी। माँ तो बहुत पहले ही इस दुनिया से कुछ कर चुकी थी। अपने पीछे वो अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे। एक बड़ा सा घर था जिसमें दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। काफी सारे गहने थे और इसके अलावा एक पुश्तैनी जमीन भी थी उनकी। एक बेटी भी थी, वंशिका, जिसका विवाह हो चुका था। वो अपने पति और परिवार के साथ अपने ससुराल में खुश थी। पिता अपने अंतिम समय में वंशिका के पास ही थे, क्योंकि वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। भाभीियों के पास तो आए दिन कोई ना कोई बहाना होता था, और सबसे बड़ा बहाना ये था कि भला ससुर की सेवा कैसे करें, उन्हें अपने हाथों से कैसे खिलाए पिलाए। भाइयों के पास इतना वक्त नहीं होता था। वो तो सुबह के गए रात को आते थे, और हर हफ्ते घूमने फिरने जाने वाले इन लोगों के पास नौकर रखने जितना पैसे नहीं थे। आखिर अपने पिता की हालत देखकर वंशिका उन्हें अपने साथ ले गई थी। उसके पति और ससुर को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। खैर, जब कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई तो उनके शव को दोनों भाई अपने घर ले आए और वहीं से सारा क्रियाक्रम किया गया। कहीं बहन अपना हिस्सा ना मांग ले, इसीलिए दोनों भाइयों ने कहा था कि हम अपनी प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। खैर, वंशिका ने भी यही सोच रखा था कि उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आखिर पिता के जीते जी जिन भाइयों ने कभी याद नहीं किया, भला वो पिता के जाने के बाद क्या व्यवहार निभाएंगे, और फिर उसके पास क्या कमी है जो वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे। जितना उसके पति और ससुर की कमाई थी, उसमें उसका गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। उसके हर निर्णय में उसके ससुर और पति के साथ था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वंशिका आज अपने मायके आ रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर से बड़े भाई के जोर जोर से बोलने की आवाज आने लगी। देखो वंशिका, तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा इसकी कोई उम्मीद मत करना। माता पिता की प्रॉपर्टी पर भाइयों का अधिकार ही होता है। आखिर उनके सारे कर्ज हम चुका रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी हमारा ही हक होगा। उनकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ गए। ये क्या हो रहा है भैया? पहली बात तो जहाँ तक मुझे याद है, पापा के नाम पर कोई कर्ज नहीं था, और दूसरी बात, अगर कोई कर्ज है भी तो मुझे बताइए, मैं भी बराबर योगदान दूंगी कर्ज चुकाने में, पर मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी, वंशिका ने कहा। यह सुनकर तो एक पल के
ही बंद हो गई। अरे कर्ज तो हमने चुका दिया, अब क्या फायदा। सही तो कह रहे हैं, क्या हिस्सा इतना जरूरी हो गया कि उसके लिए अपना मायका छोड़ देगी। कल को आपके बच्चों की शादी होगी तो भात कौन भरेगा। अब की बार मानसी ने कहा, माफ करना भाभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका भात, आप ही रखिए अपना भात, मैं अपने भात का बंदोबस्त खुद कर लूंगी। वंशिका ने पलटकर जवाब दिया, हे भगवान, देखो तो कितना लालच भर गया है इसमें। प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भैया भाभी के सामने हो गई। छोटे भाई ने कहा, भैया मुझ में लालच भरा हुआ है, ये आप कह रहे हो। वो लोग जो झूठे दस्तावेज पर प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहे हैं, वो लोग यह बात कह रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अचानक वंशिका ने कहा तो सबकी बोती बंद हो गई। इतने में अनुज ने हकला कर कहा, क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे लोग तुझे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। अच्छा, जिनकी दाढ़ी में तिनका होता है ना, उनकी आवाज हकलाने लगती है। शर्म नहीं आई आप लोगों को। हमारा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर पुश्तैनी जमीन बेचकर आ गए। जब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे थे तब याद नहीं आया था कि इसी मरी हुई बहन के यहाँ भात भी भरना है। वंशिका ने कहा तो काफी देर तक किसी से कुछ कहते ही नहीं बना, लेकिन तब विधि ने बेशर्मी से कहा, अरे तुम्हारे भैया नहीं कह पा रहे हैं तो मैं बताती हूँ तुम्हें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की लगी रही थी। तुम्हें हिस्सा देकर करें क्या, ये हिस्सा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल ही चला जाएगा। कल को तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो उसमें भात भरना पड़ेगा, तो उसका खर्चा अलग। बस भाभी, बहुत बोल लिया आप लोगों ने, आज तक बर्दाश्त ही करती रही, पर आज मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा तो चाहिए। रही बात तुम्हारे भात के खर्चे की, तो वह भरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने नकली दस्तावेज बनवाकर रही सही कसर भी पूरी कर ली। अरे इज्जत से कह देते मुझे कि आपको जमीन बेचनी है, मैं आकर साइन कर जाती, लेकिन नहीं, मन में तो मैल भरा हुआ है आप लोगों के, जो मुझे जीते जी ही मार दिया। आज तक कुछ न बोलने वाली वंशिका का इस तरह का रूखा व्यवहार देखकर सबकी बोती बंद हो गई। इतना तो सबको समझ में आ चुका था कि वो अब चुप रहने वाली नहीं। तभी घर के बाहर पुलिस खड़ी देखकर भाइयों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वंशिका, तूने पुलिस बुला लिया। बहन, हम तेरे भाई हैं, थोड़ा हमारे बारे में तो सोच, लोग क्या कहेंगे। अनुज वंशिका के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, ये तो मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर प्रॉपर्टी बेचने से पहले सोचना चाहिए था। आखिर दोनों भैया भाभी वंशिका के पैर में ही गिर पड़े। इतना तो वो लोग भी जानते थे कि अगर वंशिका ने कानून का सहारा लिया तो उसे हिस्सा तो बराबर का ही मिलेगा। साथ ही साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने पर दोनों भाइयों को जेल तक हो सकती है। इसीलिए वो लोग अपने बच्चों की दुहाई देते हुए वंशिका से माफी मांगने लगे। आखिर उन लोगों को इस तरह गिड़गिड़ाते देख वंशिका ने अपनी शिकायत वापस ले ली। कुछ दिन बाद काफी मनमुटाव के बाद वंशिका को उसका हिस्सा दे दिया गया, लेकिन अब बोलचाल व्यवहार पूरी तरह से खत्म था। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।